आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कनाडा में किसी बड़ी सिटी के डाउनटाउन के अंदर या फिर उसके आसपास उसके आउटस्कर्ट्स में रहते हो और आपका जो डेली कम्यूट है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपकी पार्ट टाइम जॉब, आपका घर सारा डाउनटाउन या फिर उसके आसपास है, तो उस केस में आपको गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब पैसे आपके वेस्ट ही होंगे, क्योंकि जो बड़ी सिटीज़ के डाउनटाउन है उनके अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर 2-3 मिनट के बाद कोई ना कोई वाहन आता है, या तो स्ट्रीट कार होगी या फिर बस वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ अवेलेबल होता ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी के बिना। उसके ऊपर से डाउनटाउन के अंदर क्या होता है कि पार्किंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कहीं भी चले जाओ $10, $20, $30 आपको देने पड़ेंगे। तो अगर ऐसी जगह पर आप रहते हो तो गाड़ी ना खरीद के आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हो और उनको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ ना कुछ एसेट वगैरह बना सकते हो। और दूसरी सिचुएशन ये आती है कि अगर आप कनाडा के अंदर किसी स्मॉल या फिर मीडियम साइज सिटी के अंदर रहते हो, जैसे कि किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज, विंडसर, लंदन, सार्निया, हैमिल्टन, बर्लिंगटन, विनीपेग, सैस्कटून, रेजाइना, वैंकूवर के आसपास कौन सी छोटी मोटी सिटीज़ हैं उनके बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन इस टाइप की किसी सिटी के अंदर रहते हो तो उस केस में भी एक फैक्टर ये आ जाता है कि अगर आपका घर, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी पार्ट टाइम जॉब सब आसपास है, मतलब ज़्यादा कम्यूट नहीं करना पड़ता, या फिर डायरेक्ट कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है, मतलब डायरेक्ट बस आपके घर से आपके कॉलेज और आपकी पार्ट टाइम जॉब जाती है, तो उस केस में भी आपको गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे अपने मत खराब करना, उसी पैसे को सेव करो। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि अगर आप कनाडा के अंदर कोई गाड़ी खरीदते हो तो बेसिक क्या खर्चा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी पैसे को अगर आप सेव कर लोगे तो फ्यूचर में कोई ना कोई एसेट बनाने के लिए काम आ सकता है। मतलब दुनिया को देख के गाड़ी मत खरीदना। अभी वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब ऐसी है कि भाई बहुत दूर है, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल किचनर में आप रहते हो और आपको ब्रैंडफोर्ड जाना पड़ता है अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, या फिर वाइस वर्सा है, या फिर आपकी पार्ट टाइम जॉब ही ऐसी है कि भी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, आप कोई सिक्योरिटी का काम करते हो, रात को आपको गाड़ी चलानी पड़ती है या फिर दोपहर को गाड़ी चलानी पड़ती है, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर से आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जाओ, या फिर आपके घर से आपकी पार्ट टाइम जॉब जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके, तो भाई साहब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो दिन के आपके 4-5 घंटे तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो उस केस में डेफिनेटली आप गाड़ी खरीदने का कंसीडर कर सकते हो, लेकिन किस टाइप की गाड़ी खरीदनी चाहिए, नई, पुरानी, लोन लेके लेनी चाहिए, कैश पे लेनी चाहिए, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करके देखेंगे, फिर आप डिसीजन वगैरह ले सकते हो अपने हिसाब से। आपका डिसीजन है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं तो अपना ओपिनियन ही शेयर कर सकता हूँ। अब यार चाहे आप एक नई गाड़ी खरीदो या फिर पुरानी गाड़ी खरीदो, दोनों सिचुएशंस में कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं। अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी डीलरशिप से निकलवाते हो जिसकी खुशबू मजा ही आ जाता है, एकदम चमक रही होती है गाड़ी, वैसी गाड़ी लोगे तो उस केस में उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि भाई आपको वारंटी मिलती है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें 3 साल तक कवर्ड होती हैं मैन्युफैक्चरर वारंटी में, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह होते हैं वो 5 साल तक कवर्ड होते हैं, या फिर 1 लाख किलोमीटर तक कवर्ड रहते हैं। तो टेंशन फ्री होता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो बिल्कुल फ्री में जो कंपनी है वो रिप्लेस करके दे देगी। और दूसरा फायदा नई गाड़ी का ये होता है कि भाई वो रिलायबल होती है। आपको पता है कि भाई कोई इमीडिएट रिपेयर्स वगैरह नहीं आएंगे। अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हो, कोई रोड ट्रिप पे निकल जाते हो, रात को 2 बजे 3 बजे गाड़ी चला रहे हो, तो उस केस में आप थोड़े से स्ट्रेस फ्री रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि आपको पता है नई गाड़ी है तो उसके खराब होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। और तीसरा फायदा नई गाड़ी लेने का ये होता है कि इन केस अगर आप लोन पे गाड़ी ले रहे हो तो जो डीलरशिप्स होती है ना, वो न्यू कार्स के ऊपर अच्छी डील्स वगैरह देती हैं। इंटरेस्ट रेट वगैरह काफ़ी कम मिलता है नई गाड़ियों के ऊपर, तो इंटरेस्ट में आपके पैसे कम वेस्ट होते हैं अगर नई गाड़ी खरीदते हो। अब यार ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी खरीदने के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो ब्रांड न्यू कार्स होती हैं उनकी डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। पहले 1 से 2 साल में वो 20 से 30% अपनी वैल्यू लूज़ कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर आप कोई $30,000 की गाड़ी खरीदते हो तो 1 साल बाद वो $6,000 के आसपास अपनी वैल्यू डेफिनेटली लूज़ कर देगी। ऊपर से अगर आप कोई लग्जरी ब्रांड की गाड़ी खरीदते हो, जैसे कि मर्सिडीज, BMW या फिर ऑडी वगैरह खरीदते हो, तो उस केस में उसकी डेप्रिसिएशन और ज़्यादा होती है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग तो ये कहते हैं कि जैसे ही आप डीलरशिप की पार्किंग से गाड़ी निकालते हो, ब्रांड न्यू गाड़ी जिसकी खुशबू मज़ा ही आ जाता है सुन के, वो निकालते हो तो पार्किंग लॉट से गाड़ी निकलते ही उसकी वैल्यू $2,000 कम हो जाती है। काफ़ी सारे लोग तो ये बोलते हैं कि भी 10% वैल्यू पार्किंग लॉट से निकलते ही कम हो जाती है। ऊपर से जो उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है वो भी कहते हैं कि भी ज़्यादा होती है नई गाड़ियों की। अब यार बात करते हैं यूज्ड कार्स के बारे में कि अगर आप एक पुरानी गाड़ी खरीदते हो, घिसी हुई, थोड़ी सी वेयर एंड टीयर हो रखी है, जिसकी खुशबू इतनी कोई खास नहीं होगी, थोड़ी सी पुरानी टाइप होगी, मतलब लोग ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, अगर वैसी गाड़ी खरीदते हो तो उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। सबसे पहला फायदा पुरानी गाड़ी खरीदने का यही है कि भाई वो सस्ती होती है। मतलब अगर आप फाइनेंसिंग पे ले
लो, लोन पे ले लो या फिर कैश पे खरीदते हो तो आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएंगे। उसके ऊपर से यूज्ड कार्स की जो इंश्योरेंस होती है काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो भी कम होती है, और उसके ऊपर से अगर आप कोई बहुत ही सस्ती गाड़ी खरीद लेते हो लाइक $4,000 $5,000 की, तो उस केस में आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हो जो और ज़्यादा सस्ती होती है। तीसरा फायदा पुरानी गाड़ी खरीदने का ये है कि उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो रखी होती है उसकी वैल्यू। मतलब अगर आप एक कोई 5 6 7 साल पुरानी गाड़ी खरीदोगे या फिर जो 1 लाख किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा चल चुकी है, मतलब जिसकी वारंटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वैसी गाड़ी अगर आप आज की डेट में खरीदते हो तो अगले साल अगर बेचोगे तो आपको ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, नई गाड़ी वाला हिसाब किताब नहीं है कि 20 to 30% उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि यार आपने कोई पुरानी गाड़ी खरीद ली, काफी सारे पैसे सेव कर लिए तो आपका फायदा ही फायदा हो गया, भाई साहब 5 उंगलियां घी के अंदर होगी। ऐसा नहीं होता, एक आधी उंगली घी के बाहर भी होती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी खरीदने के थोड़े से नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि एक यूज्ड कार की आपको रेगुलरली मेंटेनेंस करानी पड़ती है, ऊपर से उसके अंदर कोई वारंटी वगैरह तो होती नहीं है, तो कोई भी चीज़ खराब होती है वो ठीक कराने के लिए आपको अपनी पॉकेट से पैसे देने होंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी, वो आपको रेगुलरली रिपेयर करानी पड़ेगी। और साथ के साथ पुरानी गाड़ी, अगर आप कुछ ज़्यादा ही पुरानी गाड़ी खरीदते हो तो उस केस में अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो या फिर किसी सुनसान जगह पे चाहे दिन में भी ड्राइव करके जा रहे हो तो थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम होती है। यू नेवर नो कब खराब हो जाए। अब कैलकुलेशंस वगैरह करने से पहले शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा कि चाहे आप एक नई गाड़ी खरीदो या फिर पुरानी गाड़ी खरीदो, फायदे और नुकसान दोनों सिनेरियो के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हो तो ये सोच के खरीदना कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल चला के मैं बेच दूंगा, उस केस में आपको मॉनेटरी लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा, वो भी आगे पता लग जाएगा कैसे। और अगर आप एक यूज्ड गाड़ी खरीदते हो तो प्लीज़ अगर आपको नॉलेज है तो बढ़िया है, वरना एक मैकेनिक को अपने साथ लेके जाना गाड़ी दिखाने के लिए कि भी चेक कर दे कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल्दो कार फैक्स रिपोर्ट होती है कनाडा के अंदर, जिसके अंदर सारी डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं कि एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है, कोई डैमेज है पुराना या नहीं है, या फिर सर्विस कितनी बार हुई है, लेकिन वो स्टिल 100% रिलायबल नहीं होता है। और काफ़ी माइनर जो चीज़ें हैं वो कार फैक्स रिपोर्ट के अंदर नहीं होती हैं कि भी आपकी विंडो नहीं खुल रही है या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो मैकेनिक होगा, आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई नोन बंदा अगर थोड़े से पैसे भी लेता है तो पैसे भी दे देना, लेकिन ढंग से उसको चेक करा के कि भाई इंजन चेक कर, हुड खोल, उसको चेक कर, सारी चीज़ें छोटी मोटी सब चेक करा के लेना। तो ये बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहला सिनेरियो लेके चलते हैं कि भाई आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है जिसका परचेज प्राइस है $25,000 और आप कोई भी डाउन पेमेंट वगैरह नहीं करना चाहते हो, तो $0 आप डाउन पेमेंट कर रहे हो और अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से निकलवा रहे हो। और आजकल लोन का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7%, 7.22% इसके आसपास चल रहा है, लेकिन हम मिनिमम के सिनेरियो लेके चलते हैं कि भाई 6% पर ईयर पे आपको अपना कार का लोन मिल जाता है और आपकी जो लोन की टर्म है वो है 5 ईयर्स। तो आपकी जो पेमेंट बनेगी वो बनेगी $483 पर मंथ, और इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एक साल का अमाउंट बनता है $5,796। मतलब एक साल में आप $5,796 अपनी कार की इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दोगे। उसके ऊपर से आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भी दोगे। अब मिनिमम के सिनेरियो मान के चलते हैं कि $200 आपकी मंथली इंश्योरेंस है, तो उस केस में आपकी साल की इंश्योरेंस हो जाएगी 200 × 12 जो कि होती है $2,400। और अगर नई गाड़ी है तो मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा कम ही होगा, तो $500 एक साल के लेके चलते हैं कि भी आप ऑयल चेंज कराओगे, कार वॉश वगैरह कराओगे, थोड़ी बहुत एक्सेसरीज वगैरह लगाओगे तो $500 का खर्चा मान के चल लेते हैं। तो इसका मतलब एक साल में आपका कितना खर्चा होगा, आपकी लोन पेमेंट्स होगी $5,796, उसके ऊपर से आपकी इंश्योरेंस होगी $2,400 प्लस आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी जो कि है $500। तो टोटल आपका एक साल में गाड़ी रखने का खर्चा हो जाएगा $8,696। और आपने एक नई गाड़ी ली है तो उसकी डेप्रिसिएशन डेफिनेटली होगी। तो लेट अस से कि एक साल बाद आपकी जो $25,000 की गाड़ी थी उसकी डेप्रिसिएशन 20% से हो जाती है, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू बचेगी $20,000। तो एक साल में आपका लॉस कितना हो गया, जो आपने पैसे दिए हैं $8,696 प्लस $5,000 की डेप्रिसिएशन, तो टोटल लॉस आपका हो जाएगा $13,696। अब मान लेते हैं कि एक साल के बाद आप वो गाड़ी सेल करना चाहते हो, तो उस केस में आपकी $20,000 की तो आपके पास गाड़ी है ना, तो वो तो आपको वापस मिल जाएंगे जब आप गाड़ी सेल करोगे। तो आपका टोटल लॉस कितना होगा, $5,000 डेप्रिसिएशन प्लस $3,696 जो एडिशनल कॉस्ट वगैरह पड़ी है। तो टोटल आपका जो लॉस हुआ है एक साल के बाद अगर आप गाड़ी बेच देते हो वो है $8,696। तो ये हिसाब किताब होने वाला है नई गाड़ी का। अब बात करते हैं यूज्ड कार के बारे में। अब मान लेते हैं कि यार आपको कोई यूज्ड कार बढ़िया लगी है जिसका परचेज प्राइस है $10,000, आपने मैकेनिक को भी दिखा दिया, आपको बहुत ही बढ़िया लगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया स्मूथ चल रहा है। अब आपको गाड़ी खरीदनी है लोन पे और आप कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करना चाहते हो, $0 डाउन पेमेंट है क्योंकि आपके पास पैसे वैसे नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी की जरूरत है। तो कैलकुलेशन वगैरह करके देखें तो आपकी जो यूज्ड कार है उसका परचेज प्राइस है $10,000, आपका लोन अमाउंट मतलब $10,000 ही होगा क्योंकि आप डाउन पेमेंट तो कोई कर नहीं रहे हो, $0 डाउन पेमेंट है। इंटरेस्ट रेट जनरली
पुरानी गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा होता है, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि भी 8% पर ईयर के हिसाब से आपको गाड़ी मिलती है, और जो लोन की टर्म है वो 3 साल है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो लोन टर्म जो होती है वो कम मिलती है, आपको 5, 6, 7 साल नहीं मिलेगी पुरानी गाड़ी पे। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आपकी जो मंथली पेमेंट बनेगी पुरानी गाड़ी की वो बनेगी $313, और उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक साल में आप टोटल इंस्टॉलमेंट्स दोगे $3,756। और पुरानी गाड़ी है तो उसकी डेप्रिसिएशन थोड़ी सी कम होगी, तो 10% डेप्रिसिएशन मान के चलते हैं तो आपकी $1,000 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इंश्योरेंस पुरानी गाड़ी की थोड़ी सी सस्ती होती है, तो मिनिमम केस सिनेरियो मान के चलते हैं, मे बी आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले ली तो उस केस में आपकी $150 महीने की इंश्योरेंस मान के चलते हैं, तो 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 × 12 तो वो हो जाता है $1,800 एक साल के। प्लस मेंटेनेंस पुरानी गाड़ी की थोड़ी सी ज्यादा करानी पड़ेगी, तो $500 नई गाड़ी की थी, तो डबल लेके चलते हैं तो $1,000 आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी। मतलब ऑयल चेंज कराया है, कुछ रिपेयर कराना पड़ गया या फिर कार वॉश वगैरह कराई है, तो पहले साल में पुरानी गाड़ी रखने का कितना खर्चा होगा, $3,756 आपकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होगी, लोन की पेमेंट्स हो गई, $1,800 आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, प्लस $1,000 मेंटेनेंस होगी, तो टोटल आपका खर्चा हो जाएगा एक साल में, मतलब आपकी पॉकेट से कितने पैसे जाएंगे, $6,556। और आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन हुई है 10% से, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू होगी $9,000। तो आपका टोटल लॉस पहले साल में कितना हुआ है, जितना आपने खर्चा किया है $6,556 प्लस $1,000 डेप्रिसिएशन, तो टोटल आपका लॉस हो गया $7,556। अब आपका मूड चेंज हो जाता है, आप कहते हो भाई एक साल बाद मेरे को अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है, मेरी बढ़िया जॉब लगी है, मेरे को अब महंगी गाड़ी लेनी है, फिर कोई ठीक ठाक सी गाड़ी लेनी है जिसमें म्यूजिक बढ़िया चलता हो, थोड़े बहुत नए स्टाइल के फीचर हो। तो जब आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के लिए जाओगे तो आज की डेट में उसकी वैल्यू है $9,000 डेप्रिसिएशन की वजह से, और उसके ऊपर से हमने $1,000 मेंटेनेंस के टूवर्ड्स खर्च दिए पूरे साल में, और $1,800 हमारी इंश्योरेंस चलेगी एक साल की, और अप्रॉक्सीमेटली $780 हमारा पहले साल में इंटरेस्ट चला गया क्योंकि हमने लोन पे गाड़ी ली थी। तो वो सब ऐड हो जाता है $3,580, और उसके अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दे $1,000 की, तो टोटल हमारा लॉस हो जाता है $4,580 का। तीसरा सिनेरियो ये आता है कि आपने थोड़ा वेट किया, पैसे वगैरह सेव किए, $10,000 के आसपास आपने सेव कर लिए, और जो वो यूज्ड कार आपको पसंद आई है ना, जो बहुत ही स्मूथ चल रही है, बढ़िया मैकेनिक से भी आपने चेक करा लिया, वो आप कैश पे खरीदना चाहते हो, तो उस केस में आपका परचेज प्राइस है $10,000, लोन तो आप कोई ले नहीं रहे हो, तो बढ़िया हिसाब किताब है, $10,000 में आपको गाड़ी मिल गई। टैक्सेस वगैरह को हम इस कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी करने के लिए। एडिशनल कॉस्ट सिमिलर ही रहेंगी, डेप्रिसिएशन आपकी $1,000 की हो जाएगी 10% के आसपास एक साल में, इंश्योरेंस आप $150 दोगे क्योंकि गाड़ी तो सेम ही है, तो एक साल का आपका इंश्योरेंस का खर्चा चाहे कैश पे खरीदो या लोन पे खरीदो $1,800 एक साल का हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट भी सेम ही रहेगी क्योंकि गाड़ी तो सेम ही है, चाहे लोन पे लो या फिर कैश पे लो, तो $1,000 हम मेंटेनेंस लेके चल रहे हैं ये यूज्ड कार का। और जब आप वो गाड़ी एक साल के बाद बेचने के लिए जाओगे तो $10,000 की आपने गाड़ी ली थी, $9,000 आज उसकी वैल्यू है, तो $1,000 आपका डेप्रिसिएशन लॉस हो गया, एक साल में आपने $1,800 इंश्योरेंस दिया, $1,000 मेंटेनेंस दिया, तो आपका टोटल लॉस यूज्ड कार पे होगा $3,800, जो कि सबसे मिनिमम है। एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था कि आप जो भी गाड़ी खरीद रहे हो, जैसी भी गाड़ी खरीद रहे हो, होंडा, टोयोटा, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, नई पुरानी जो भी सिस्टम है, लेकिन अगर आप किसी डीलरशिप पे जा रहे हो तो जो खरीदने जा रहे हो वही खरीद के आना। मतलब आजकल मार्केट का हाल को तो आपको पता ही है क्या चल रहा है कि आओ जी गड्डी ले लो, ए ले लो, ओ ले लो, मतलब लड़की आएगी कंधे पे हाथ रखेगी, वो विंटर टायर भी ले लो, ए टायर भी ले लो, अलॉय भी पवा लो, किश्ता बनवा देंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो प्लीज़ जो अपसेलिंग की जाती है उसके चक्कर में मत पड़ना। गाड़ी खरीदने जा रहे हो, जैसी भी गाड़ी पसंद है, जहां से भी खरीदनी है, मैं ये नहीं कह रहा ये डीलरशिप वो डीलरशिप, यहां से खरीदो वहां से खरीदो, आपकी मर्जी है, लेकिन गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो सिर्फ गाड़ी खरीदना, फालतू अपसेलिंग के चक्कर में मत पड़ना। और आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि आप कनाडा के अंदर कोई गाड़ी खरीद लेते हो लोन पे, आपकी जो मंथली पेमेंट है वो $400 के आसपास की जाती है, तो उस केस में फ्यूचर में जब आप कनाडा के अंदर कोई घर वगैरह खरीदने के लिए जाओगे, अपनी मॉर्गेज वगैरह लेने के लिए जाओगे घर की, तो उस केस में अगर आपकी मंथली पेमेंट $400 के आसपास होती है, तो रफली आपकी जो मॉर्गेज एलिजिबिलिटी का अमाउंट होता है ना, वो $1,00,000 से कम हो जाता है। तो मे भी आप अगर एलिजिबल हो रहे थे $6,00,000 की मॉर्गेज के लिए, तो गाड़ी का लोन होने की वजह से आपकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी, तब आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने लोन पे गाड़ी क्यों खरीदी, फिर आप बेचते फिरोगे कि भी बेच लो क्योंकि मेरे को घर खरीदना है। तो प्लीज़ गाड़ी खरीदो, जो पसंद है वो खरीदो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करके, कैलकुलेशंस वगैरह करके और अपनी अफोर्डेबिलिटी देख के। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, बाकी आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई आपके पास अगर कनाडा के अंदर कोई गाड़ी है तो डे टू डे लाइफ में क्या खर्चे वगैरह होते हैं, महीने का क्या खर्चा हो जाता है, तो ये राइड वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।